नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप। इसमें हम देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था यानी राज्य व्यवस्था ये पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें देखेंगे यह जो लेक्चर है देखें तो यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO रीएग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। और यह जो नोट्स है बेस्ड ऑन माइंड मैप यह जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। और इस पर आधारित अन्य लेक्चर जो है वह बनाए जा चुके हैं, उसको आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे उससे नेक्स्ट यानी आगे की कड़ी को इसमें देखेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था यानी पीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीएस सेकेंड पेपर में इन यूपीपीएससी अपर जो एग्जाम्स है उसमें मेंस में जीएस सेकेंड में भी भारत की राज्य व्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक दी गई है। साथ ही देखें तो ये एसपीएससी के अंतर्गत अन्य राज्यों की जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसमें बीपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही देखें तो यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एसएससी और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं यह आपका है, हमने देखा जीएस बोर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इसमें देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था माइंड मैप पर आधारित बेस्ड ऑन माइंड मैप। इंडेक्स को देखें तो यह आपका इंडेक्स है। इसमें पहला हमने देख लिया भारत का संवैधानिक विकास को लेक्चर बनाकर प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। संविधान सभा एवं प्रक्रिया का स्रोत इस यानी इससे यह हमने इस पर चर्चा कर लिया है। इससे शेष पार्ट और इसको इस लेक्चर में देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद ये सारे लेक्चर जो है अन्य वीडियो के अंक में अपलोड किए जाएंगे बना करके, तो यह देखा जा सकता है। यानी ये हमने जो है पूर्व के लेक्चर में इस पर चर्चा कर लिया है। भारत के संविधान के विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देख लिया है। इसके अंतर्गत जो है देखें रेगुलेटिंग एक्ट को हमने समझा था। रेगुलेटिंग एक्ट देखें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसमें इसकी कमियों को सुधार के लिए 3 इसमें जो है एक्ट या संशोधन जो एक्ट इसमें जोड़े जाते हैं। और इसके 20 साल बाद जो आपका है वह चार्टर एक्ट आता है, 1793 का चार्टर एक्ट। ये 3 जो है इसमें सुधार के लिए लाए गए थे। और इसके 20 साल बाद पुनः चार्टर का मतलब आदेश पत्र होता है, हमने पूर्व के अंक में विस्तृत चर्चा किया। इसके 20 साल बाद पुनः आदेश पत्र आता है, फिर इसके 20 साल बाद आदेश पत्र आता है, फिर इसके बाद जो है आदेश पत्र आता है। इसके बाद जो है भारत की महान जो है क्रांति होती है स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के। तो इसके बाद जो है वह ताज का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास होता है। इस पर इस लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी ये सारे प्रावधान को हम इसमें देखेंगे। यानी देखिए पूर्व के लेक्चर में ये सारी जानकारी हमने कलेक्ट कर ली है, यह जानकारी आपको दी जा चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ से भारत सरकार अधिनियम 1858 को। इस अंक को देखने से पहले समसामयिक घटना चक्र के भी एक महत्वपूर्ण लेक्चर को इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें समसामयिक घटना चक्र के जो अंक है उसके जो महत्वपूर्ण नोट्स है इसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातों को। देखें संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है ये देखते हैं विधायिका जो विधियों का निर्माण करती है विधायिका है, कार्यपालिका जो विधियों का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन करती है वह कार्यपालिका है, और न्यायपालिका जो विधियों की व्याख्या करती है और न्याय का प्रशासन करती है न्यायपालिका है। यानी यह 3 पिलर है। यानी इसमें देख सकते हैं कि ये तीनों अंग किसी भी राष्ट्र के संविधान के आधारभूत अंग होते हैं और संविधान सदैव ही इनकी व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करता है। अब इसके बाद इसमें देखें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अध्ययन सामग्री के रूप में, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। तो इसमें थोड़ी जानकारी इसके समसामयिक घटना चक्र के रूप में भी ऐड कर लेते हैं। तो इसमें देखें अंग्रेजों का भारत आगमन जो होता है वह देखें 1600 से लेकर के 1765 तक होता है। यानी अंग्रेज इस दौरान देखें तो हमने पूर्व के अंक में चर्चा किया था कि लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों की भांति भारत में व्यापार किया। इसके लगभग 200 वर्षों तक उसने जो है भारत पर शासन किया और वहीं यानी इसी 200 वर्षों के अंतर्गत जो है भारत का संविधान विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसमें देखें ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1765 से 1858 यानी इसमें कंपनी के अधीन भारत के संवैधानिक विकास को हमने देख लिया है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के संवैधानिक विकास 1858 से 1947 तक होता है, यानी भारत की आज़ादी तक होता है। और महान 1857 की क्रांति से ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के संवैधानिक विकास। संविधान की रचना 1947-1950 तक संविधान की रचना होती है और 26 जनवरी 1950 को अंततः भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। जबकि बनकर तैयार देखें तो 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो अंग्रेजों के आगमन यानी सारे ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको देखा जा सकता है। हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है इसलिए हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। हिस्ट्री में भी चर्चा कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं।
थोड़ी सी ऐतिहासिक बातों को ऐड करते चलते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ शास्त्री अंग्रेज व्यापारियों ने 1600 ईस्वी में लंदन में एक कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक राजलेख यानी चार्टर द्वारा, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है, इस कंपनी की पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दिया और कंपनी के कार्यों का प्रशासन नियंत्रण करने के लिए स्वामी मंडल, मालिकों, बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टी तथा निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नामक 2 संस्थाओं का गठन किया। निदेशक मंडल कंपनी कार्यपालिका थी, इसमें कुल 24 सदस्य होते थे। कंपनी का समस्त प्रशासन इस 24 सदस्यीय परिषद को सौंपा गया। इसके बाद देखें 1726 ईस्वी के राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों की गवर्नर तथा उनकी परिषद की विधि बनाने की शक्ति तथा उसके उल्लंघन पर दंड देने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखें ब्रिटिश संसद द्वारा 1772 ईस्वी में नियुक्त एक गोपनीय समिति यानी सीक्रेट कमेटी ने कंपनी प्रशासन की कई खामियां उजागर की, जिसके बाद 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं जीएस वर्ड के माइंड मैप से। इस एक्ट ने एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की और कंपनी के शासन के लिए प्रथम बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। और हमने पूर्व में चर्चा कर लिया था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आता है। यानी सारी जानकारी को हमने पूर्व के लेक्चर में कवर कर लिया है। यानी सारी जानकारी हम जो है जीएस वर्ड के माइंड मैप से देख चुके हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद क्राउन के अधीन भारत में संवैधानिक विकास को हम देखने जा रहे हैं, तो यहाँ से इसको शुरू करते हैं। इसके बाद जीएस वर्ड के माइंड मैप से चलते हैं। तो इसमें देखें क्राउन के अधीन भारत के विकास को इसमें समझते हैं। तो देखें भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। इसमें देखें तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित नियंत्रक मंडल इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सका तथा दोहरी सरकार की स्थापना का उद्देश्य विफल हुआ। कंपनी की उग्र विस्तारवाद तथा दमनात्मक नीतियों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 1857 ईस्वी की क्रांति यानी म्यूनिटी पर हुई। 1858 ईस्वी में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस एक्ट को याद किया जा सकता है, के नाम से अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारतीय शासन सीधे इंग्लैंड के सम्राट के हाथों में आ गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के संबंध एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की, जिससे भारत के शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है। ये ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए तो यह है कि 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत सचिव पद का सृजन किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता था, यह भी याद रखना है। इस अधिनियम के पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सभी शक्तियां अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव में निहित कर दी गई तथा निदेशक बोर्ड और नियंत्रक बोर्ड को भंग कर दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इसके 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों को चुनाव कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सिर्फ एक बार क्योंकि उसे भंग किया जाना था तथा 8 सदस्यों का चयन ब्रिटिश क्राउन यानी जो महारानी है, साम्राज्य हैं, क्राउन द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। भारत सचिव और उसकी परिषद का समस्त व्यय का भार ब्रिटिश राजकोष पर डाला गया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। देखा जा सकता है इसको। अब इसी नोट्स को जीएस वर्ड के माइंड मैप से भी देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को देखते हैं। भारतीय शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया। उद्देश्य इसका क्या था? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था। मुख्य बातों के अंतर्गत हम देखें तो इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई। अब मुख्य बातों को देख लेते हैं। गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी रहा, क्योंकि उस पद को समाप्त करके उस दौरान यह लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। इसको पुनः थोड़ा सा समसामयिक घटना चक्र के जो नोट्स है उससे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय को देख सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव देखें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर 1758 से 60 तक और दूसरी बार 1765 से 1767 तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स देखें तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर, प्रथम गवर्नर ये रहा और अंतिम गवर्नर यह रहा, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स रहा और भारत का प्रथम यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल देखें, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा? वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम यह बनता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो 1828 से 1834 तक रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिक रहा। और यही जो अंतिम रहा यह 1834 से 1835 तक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। बंगाल के रूप में अंतिम रहा
भारत के रूप में प्रथम रहा, गवर्नर के रूप में अंतिम रहा, जबकि गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम रहा। इसके बाद देखें तो यह आपका आता है लॉर्ड कैनिंग, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो लॉर्ड कैनिंग देखें तो यह कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल 1856 से 1858 तक, जबकि वायसराय के रूप में प्रथम 1858 से 1862 तक भारत का प्रथम वायसराय रहा। इसके बाद देखें तो यह आपका जो है मार्च 1947 यानी यहाँ देखते हैं अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा, और मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक भारत का अंतिम वायसराय रहा, अंतिम वायसराय के रूप में यह रहा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का श्रेय भी लॉर्ड माउंटबेटन को इसी समय जो है भारत को आज़ादी मिली। और सी राजगोपालाचारी जी को देखें तो जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी रहे। तो यह महत्वपूर्ण रूप से हमने देख लिया गवर्नर जनरल के रूप में। आप चलते हैं मूल टॉपिक पर। इस नोट्स में भी देखना चाहें तो 1858 का भारत शासन अधिनियम को देख सकते हैं, उसके बाद खेत नियम को भी देखा जा सकता है, सब सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो यहाँ पर इसको देखना चाहें तो यह पूर्व खंड पर हम चर्चा कर चुके हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसके कानून द्वारा यानी इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। नोट इसका इंपॉर्टेंट है, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को आपातकालीन विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तो उसकी सीमाओं पर परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। नोट देखते हैं तो 1862 ईस्वी में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, 1897 ईस्वी में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। इसको माइंड मैप से देखते हैं तो हमने देखा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट, नियंत्रक बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में द्वैत प्रणाली का अंत कर इसके अधिकार भारत राजशासी को दे दिए गए, यानी ये इंपॉर्टेंट है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था, यानी भारत में मंत्री पद की व्यवस्था था। 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन एक निगमित निकाय के रूप में इसका अध्यक्ष भारत सचिव बनाया गया। मुगल सम्राट पद की समाप्ति कर दी गई, यानी इसी एक्ट द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ही मुगल सम्राट पद की समाप्ति कर दी गई। देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। इसको सबसे पहले समसामयिक घटना चक्र के नोट से देखते हुए फिर इस माइंड मैप को देखते हैं। देखें यह है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रारंभ, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुआ। इस अधिनियम ने विधि बनाने का कार्य भारतीयों के सहयोग से प्रारंभ किया था, प्रांतीय स्वायत्तता की नींव डाली। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य विधि वेत्ता होता था, ध्यान देना है, 5वां सदस्य विधि वेत्ता होता था। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी यानी प्रांत को विधि निर्माण का अधिकार जो 1833 ईस्वी में छीन लिया गया था उसे वापस कर दिया गया। आपात स्थितियों में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस एक्ट की महत्वपूर्ण उपलब्धि है या बात है इसमें शामिल है। केंद्रीय विधान परिषद में गवर्नर जनरल, उसकी परिषद की 5 साधारण सदस्यों के अलावा न्यूनतम 6 अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। इन अतिरिक्त सदस्यों का चयन गवर्नर जनरल 2 वर्षों के लिए करता था। इस परिषद को भारत में विधान निर्माण के लिए एकत्रित गवर्नर जनरल की परिषद कहा जाता था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। 1862 ईस्वी में हाई कोर्ट्स एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। चार्टर के माध्यम से हाई कोर्ट की स्थापना की शक्ति दी गई। परिणाम स्वरूप विभिन्न चार्टर के द्वारा विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इन्हें चार्टर्ड हाई कोर्ट भी कहते हैं। हाई कोर्ट के आदेशों की अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। 1873 ईस्वी के अधिवेशन द्वारा 1 जनवरी 1874 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। उक्त व्यवस्थाओं के चलते ही परिस्थितियों में सुधार अपरिहार्य लगा। एक समिति गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया। अब देखते हैं माइंड मैप का जो नोट्स है, इसमें देखें भारत परिषद अधिनियम 1861 को। इसमें देखें उद्देश्य इसके क्या रहा, सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा भारतीयों के सहयोग हेतु यह एक्ट लाया गया। इसकी मुख्य बिंदु को देख लेते हैं, मेन पॉइंट इसमें क्या शामिल है। तो भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, यानी भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव इसी एक्ट द्वारा रखी गई। ध्यान देना है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत। इसके तहत वायसराय कैनिंग द्वारा 1862 में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया।
बिना काउंसिल की संस्तुति के वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार 6 माह की अवधि के लिए दिया गया। इसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की 1859 में। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली था। क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में इसका गठन हुआ। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। ध्यान देना, उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद आपका यह है भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। इसकी मुख्य बातों को देखते हुए फिर इसके बाद समसामयिक घटना के चेक के नोट्स पर भी ध्यान देते हैं, जिसमें देखें इस परिषद की मुख्य बातें क्या। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत था। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें विधान परिषद अब बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत परंतु मत देने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। केंद्रीय विधान परिषद में इन गैर सरकारी सदस्यों को नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय नामांकित करता था, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर द्वारा नामित होते थे। अब क्या जानते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह है 1873 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि एक्ट 1876 को देखें तो इसके द्वारा 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत के साम्राज्ञी के रूप में महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया। यानी 28 अप्रैल 1876 को भी याद रखना है। बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसको समसामयिक घटना चक्र के नोट से पहले देखते हैं। ये देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को यहाँ देखें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के निम्न विशेषताएं थे। इसकी विशेषताएं में देखें तो सीमित रूप से निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इसमें शामिल है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 की गई। अतिरिक्त सदस्यों के चयन की प्रक्रिया विहित करने की शक्ति भारत सचिव की परिषद को स्वीकृति से गवर्नर जनरल की परिषद को प्रदान किया गया। इसी प्रावधान के तहत निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि परिषद के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई। तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया इस भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ से देखते हुए फिर इसके बाद माइंड मैप पर नोट्स को देखते हैं। तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय था मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किए जाने के बाद इनके द्वारा किए गए संयुक्त सुधारों के कारण दिया गया। इस अधिनियम ने अपने मुख्य सुधारों के रूप में निम्न कार्य किए। केंद्रीय विधान सभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। निर्वाचक मंडल को 3 समूहों में बांटा गया, सामान्य, विशेष यानी वर्ग विशेष तथा विशेष। तीसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू कर वोट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी नीति अपनाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में अब भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बना दिया गया। इसके द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। साथ ही भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में विस्तार किया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 8 हो गई, जिसमें 6 साधारण सदस्य, 1 कमांडर इन चीफ था, 1 उस राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा। कथन देखें तो यह है कि हम विष के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को पृथक निर्वाचन व्यवस्था के संबंध में लिखित पत्र में लिखा था। भारत के स्वशासन का आरंभ भारत शासन अधिनियम 1909 में दर्शित होता है। यानी यह देखें तो भारत में स्वशासन का आरंभ भारत सरकार अधिनियम 1919 में दर्शित होता है या दिखाया जाता है। इसको माइंड मैप के नोट से भी देखने का प्रयास करें तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को देखें तो इसमें क्या है, मार्ले मिंटो सुधार नाम से प्रचलित। लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव, जबकि मिंटो भारत के वायसराय थे। यानी राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को सर्वनाश करने वाला एक्ट कहा। यानी ये ध्यान देना है कि मार्ले मिंटो सुधार नाम से प्रचलित। लॉर्ड मार्ले भारत का उस दौरान राज्य सचिव था, जबकि मिंटो भारत का वायसराय था उस दौरान। और राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मुख्य बातों को इसमें शामिल करते हैं, देखते हैं।
तो भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी कार्यपालिका परिषद में की प्रथम भारतीय सदस्य बने विधि सदस्य के रूप में। केंद्रीय सदस्यों की संख्या 60 से 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। तब प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में हो सकते थे। विधान परिषदों केंद्र और प्रांत को पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने, मत देने का अधिकार मिला। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय एवं जमींदार हेतु अलग प्रतिनिधित्व इसमें किया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये सांप्रदायिक जो है अधिनियम के रूप से भी जाना जाता है, इसको हमने ऊपर देख लिया था। इसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1919 आता है। इस पर जो नेक्स्ट लेक्चर में विस्तृत चर्चा की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।